आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 12 का नया मॉडल पेपर आ गया है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देखिए आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का मॉडल पेपर आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा और इससे पहले मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर है। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है, तो सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना है। तो पैसेज को यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग एक बार पढ़ दीजिएगा और फिर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो आंसर है आपको इसी पैसेज से देना है। देखिए पैसेज में क्या बोला जा रहा है कि साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंध है। साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है और संवेदनशील मन से इसको अभिव्यक्त करता है। देखिए जो भी पैसेज है भाई, पैसेज को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पैसेज में हमें हर जगह पर साहित्य के बारे में बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं हर जगह पर साहित्य 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 लिखा हुआ है। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो पैसेज में बहुत जगह आप लोगों को समाज भी देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है तो साहित्यकार समाज का संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यानी इस पैसेज में साहित्य के बारे में और समाज के बारे में बात हो रहा है इस पैसेज में, यानी इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है, इस चीज के ऊपर डिस्कस हो रहा है हमारा इस पैसेज में। तो चलिए भाई एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, A to Z यहाँ पर हम लोग हर एक चीज को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त है। यानी आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा सा शीर्षक लिखना है, एक अच्छा सा टाइटल लिखना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारा पैसेज है, इस पैसेज में साहित्य के बारे में और समाज के बारे में बातचीत हो रहा है, इसलिए इसका जो सही टाइटल, सही शीर्षक हो जाएगा साहित्य और समाज हो जाएगा। यानी एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, साहित्यकार के मन के लिए निम्न में से कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। आप लोग देख सकते हैं इस पैसेज में साफ साफ लिखा गया है। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि साहित्यकार के लिए यहाँ पर संवेदनशील मन, संवेदनशील मन यानी कि संवेदनशील विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेदनशील, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि साहित्यकार सत्य को पाठक के समक्ष कैसे रखता है। तो देखिए इसका उत्तर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा कि चारों ओर देखे गए सत्य और भोगे हुए यथार्थ को कभी कल्पना के रंग में रंग कर, देखिए एक हो गया इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, कल्पना के रंग में रंग कर, या फिर जयों का त्यों। देखिए ये दो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक कल्पना के रंग में रंग कर और एक जयों का त्यों। तो देखिए आपका यहाँ पर पैसेज में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। एक है कभी यथार्थ के रूप में, भाई ये तो होगा नहीं। कभी कल्पना के रंग में भरकर, तो भाई ये वाला हो जाएगा। केवल अकेले में मुग्ध होकर, नहीं ये भी नहीं होगा। क और ख दोनों, तो ये भी नहीं होगा। मतलब क्या होगा, कभी कल्पना के रंग में भरकर, ये हो जाएगा हमारे इसका बिल्कुल सही आंसर। 3 का सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दो टाइप का बात है जो प्रस्तुत किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका कि कल्पना के रंग में रंग कर, और दूसरा जयों का त्यों, मतलब जैसा है वैसा ही। तो जयों का त्यों तो ऑप्शन में है ही नहीं, कल्पना के रंग में रंग कर है, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है भाई, देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि साहित्यकार और समाज का संबंध कब दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है, मतलब अपने मन का जब बात सुनाता है, तब क्या होता है, साहित्यकार समाज का संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यानी उसी टाइम साहित्यकार और समाज का जो संबंध है ये दोनों दिखाई पड़ता है। कब, जब ये अपने मन की बात सुनाता है तब। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में मन की बात है या फिर नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मन की बात समाज को सुनाता है तब। किसको सुनाता है, समाज को सुनाता है तब। देख लीजिए आप लोग साफ साफ कि मन की बात समाज को सुनाता है
तब। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, देख लीजिए कि समाज को अपने मन की बात सुनाता है। जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है तभी ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनके मन की बात समाज को सुनाता है तब। आगे चलिए, इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर और एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का उत्तर देना है कि जिसमें स्वदेश का मन भरा, आजादी का अभिमान भरा, जो महाप्रलय में मुस्कुराए, जो अंतिम दम तक डटे रहे डटे, दे दिए प्राण पर नहीं हटे, जो देश राष्ट्र की वेदी पर देकर मस्तक हो गए अमर, ये रक्त तिलक भारत लाट, उनको मेरा पहला प्रणाम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भाई काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, यहाँ पर इसका सही टाइटल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि वीरों को मेरा प्रणाम, शहीदों की धरती, भारत ललाट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वीरों को मेरा प्रणाम। जो भी भारत देश के जो वीर है उनको मेरा प्रणाम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रणाम भी लिखा हुआ है और भारत के वीरों के बारे में ही बातचीत हो रहा है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका सही टाइटल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कवि किन वीरों को प्रणाम करता है, जो स्वदेश का मान भरा है, जो साहसी है, जो निडर है, या फिर इनमें से सभी। तो भाई यहाँ पर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि यहाँ पर जितने टाइप के यहाँ पर वीर है हर एक टाइप के वीरों का बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्न में से कौन मस्तक का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये जो तनय है ना, तनय जो है वह मस्तक का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि तनय मतलब होता है बेटा या फिर पुत्र। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तनय हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि मस्तक का पर्यायवाची हमारा तनय नहीं है। ललाट भी है, माथा भी है, पेशानी भी है, बट तनय नहीं है, इसलिए यहाँ पर 7 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो गया। आगे चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि कवि ने भारत के माथे पर लाल चंदन किन्हें कहा है। देखिए इस काव्यांश के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर लाल चंदन का मतलब होता है रक्त। तो जो वीर होते हैं भाई वो अपना प्राण देकर भी अपने देश का हिफाजत करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, इसलिए 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि देश की वेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले को। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जनसंचार माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो प्रिंट माध्यम जो है, प्रिंट मीडिया जो है ये हमारा सबसे पुराना माध्यम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए कि निम्न में से कौन समाचार के 6 ककारों में सम्मिलित नहीं है। देखिए समाचार के 6 ककार होते हैं, क्या क्या होता है भाई, एक होता है क्या, दूसरा होता है कब, तीसरा होता है कहाँ, चौथा होता है क्यों, ठीक है, पांचवा होता है कौन और छठा होता है कैसे। तो ये सब हमारा क्या है, 6 ककार है। इसके बाद जो बच गया वो नहीं है, तो क्यों तो हमारा है, जैसे भी हमारा जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पर है देखिए नहीं, जैसे तो हमारा इसमें नहीं है भाई, ये सम्मिलित नहीं है। क्यों भी सम्मिलित है, क्या भी सम्मिलित है, कहाँ भी सम्मिलित है, लेकिन जैसे सम्मिलित नहीं है, इसलिए 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सम्मिलित नहीं है उसको बताना है, तो जैसे सम्मिलित नहीं है और क्यों क्या कहाँ ये सब हमारा सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कविता के महत्वपूर्ण घटक है। भाषा भी होगा, शैली भी होगा, बिंब भी होगा, इनकी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है कि टेलीविजन कैसा माध्यम है। तो देखिए टेलीविजन को हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, यानी ये दृश्य श्रव्य माध्यम है। 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग सोचिए और नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कि फीचर किस शैली में लिखा जाता है, विवेचनात्मक शैली, कथात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, या फिर ये सभी। क्या होगा इसका उत्तर, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है कि समाचार किस शैली में लिखा जाता है। तो भाई जो समाचार है ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की विधिवत स्थापना कब हुई, कब हुआ था। तो ये हुआ था 1936 को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था। तो गोवा में भारत में सबसे पहले छापाखाना खुला था। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कि एंकर बाइट में बाइट का क्या अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, का होगा, ठीक है। बाइट का क्या अर्थ है ये हमें बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन। बाइट मतलब क्या हो जाएगा भाई, कथन। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत में इंटरनेट का प्रथम दौर कब से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993 ईस्वी से। ठीक है, यानी कि 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1993 ईस्वी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा किताब का क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर किताब का एक काव्यांश बोलिए, पैसेज बोलिए, जो भी बोलिए एक दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे के क्वेश्चन का आंसर देना है। ये हमारा भाई सरोज स्मृति का है। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश में कन्ये तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोज के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, सरोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि गत कर्मों का अर्पण कर में कर्मों से तात्पर्य है। तो भाई यहाँ पर पिता कर्म, पिताजी का जो कर्म होता है, इसका तात्पर्य इसी से है। 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि संबल शब्द का अर्थ है। तो संबल मतलब यहाँ पर हो जाएगा सहारा। क्या हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। कौन है इसके कवि, तो इसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो भाई ये जो हमारा लिया गया है स्कंदगुप्त से लिया गया है। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त से लिया गया है और कर्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है कि केदारनाथ सिंह कृत दिशा कविता का मूल संदेश किससे संबंधित है। तो ये बाल मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि रघुवीर सहाय कृत तोड़ो कविता में तोड़ो शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। देखिए यहाँ पर तोड़ो कविता में 2 बार रिपीट कर दिया है, तो आपको मात्र एक ही बार बोलना है। तो यहाँ पर तोड़ो शब्द का जो प्रयोग किया गया है किस संदर्भ में हुआ है इसका प्रयोग, तो भाई यहाँ पर बाधा। ठीक है, यहाँ पर किसको तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, बाधा को तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर लाइन है कि सखी है कि पूछसी अनुभव मोए से प्रीति, ठीक है, अनुराग बखनियों तिल तिल नूतन होए। पंक्ति किस कवि की है। ये जो पंक्ति आप लोग देख पा रहे हैं ये किस कवि का है, आप लोगों को बताना है। तो ये हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में है। तो भाई रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा। 27 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवधी भाषा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर और एक पैसेज टाइप का दिया गया, ये भी हमारे किताब का ही है, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है और फिर नीचे के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। मतलब ये जो ऊपर वाला है ना, ये कहाँ से लिया गया है। हरगोविंद का रोम रोम कल्पने लगा। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग चैप्टर है सनवदिया, ठीक है, सनवदिया जो चैप्टर है उसी चैप्टर से ये वाला लिया गया है। आप लोग देख लीजिए, सनवदिया नाम का आपका चैप्टर है और सनवदिया के जो लेखक है भाई, लेखक का नाम क्या है, तो फणीश्वरनाथ रेणु। तो 28 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि हरगोविंद का क्या कार्य था। तो भाई हरगोविंद जो था ना वो सनवदिया था, यानी चिट्ठी पहुंचाना उसका काम था या फिर संवाद पहुंचाना उसका काम था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवाद पहुंचाने। क्योंकि संवाद पहुंचाने का काम कौन करता, सनवदिया करता, और हरगोविंद क्या था, वो सनवदिया ही था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि रोम रोम कल्पने लगना का क्या अर्थ है। तो रोम रोम कल्पने लगना का जो अर्थ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि अत्यधिक दुखी होना। क्या हो जाएगा, अत्यधिक दुखी होना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 क्या दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया सनवदिया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कुटज किस विधा की रचना है। मतलब ये जो कुटज है किस विधा की रचना है बताना है। तो ये निबंध है। क्या भाई, निबंध। 32 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि ममता कलिया कृत दूसरा देवदास कहानी में किस स्थान को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हर की पौड़ी, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है यहाँ पर कि असगर वजाहत द्वारा लिखित लघु कथा शेर
ठीक है, में शेर किसका प्रतीक है? ये जो चैप्टर शेर है, इस चैप्टर में शेर किसका प्रतीक है ये बताना है। तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यवस्था का। क्या हो जाएगा? व्यवस्था का इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निम्न में से कौन सुमरिनी के मन के पाठ से संबंधित लघु निबंध नहीं है? तो ये जो सुमरिनी का ये जो पाठ है भाई, इसमें हमारा 3 ठो छोटा छोटा हमारा लघु निबंध है। तो यहाँ पर बोल रहा कौन वाला नहीं है ये पूछा गया है। तो ये जो पहचान है, पहचान ये वाला हमारा नहीं है। बालक बच गया ये भी है, घड़ी के पुर्जे ये भी है, ढेले चुन लो ये भी है, लेकिन ये जो पहचान है, पहचान हमारा नहीं है। तो 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर हमें दिया गया है कि उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है? उसने कहा था ये जो कहानी है, इस कहानी के कथाकार का नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि पाठ्यपुस्तक में संकलित संस्मरणात्मक निबंध प्रेमघन या फिर प्रेमधन की छाया स्मृति में भारतेंदु मंडल के किस प्रमुख रचनाकार की चर्चा की गई है? तो इसके कौन सी प्रमुख यहाँ पर प्रमुख रचनाकार की चर्चा हुआ है बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 37 का ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि जहां कोई वापसी नहीं में किस स्थान विशेष की चर्चा है? तो यहाँ पर 38 में है सिंगरौली, यहाँ पर सिंगरौली का यहाँ पर बातचीत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? तो इतिहास दिवाकर किसे बोला जाता है भाई? तो यहाँ पर इसको बोला जाता है गुलेरी जी को। 39 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो किसके लिए दिया गया है? तो आलोक पर्व के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट बता दिया, सब्जेक्टिव भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो हमारा सेट 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। अब बहुत ही जल्द हम लोग सेट 2 के भी कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।